जय मसीह प्रियो। रिचर्ड वक्सटर्ड ने कहा था, मैं ऐसे उपदेश देता हूं मानो मुझे फिर कभी अवसर ना मिलेगा और मानो मैं मरते हुए मनुष्य से बोल रहा हूं। ये लाइन हमें याद दिलाते हैं कि प्रीचिंग एक सीरियस और अनंत जिम्मेदारी है और इसीलिए आज हम बात करेंगे बाइबल के अनुसार सच्चा प्रचार क्या है और कैसे एक एक्सपोजिटरी सरमन तैयार किया जाता है जो सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि जिंदगी को बदलने वाली शक्ति रखता है। इस कोर्स में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे टेक्स्ट सेलेक्ट करना, उसका गहरा स्टडी करना, बिग आइडिया निकालना और उससे एक क्लियर और पावरफुल सरमन में बदलना। आप सरमन फ्रेमवर्क्स और प्रिंसिपल्स भी समझेंगे जो हर प्रचारक को परमेश्वर का वचन स्पष्ट और शक्ति के साथ सुनाने में मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके थ्रू प्रभु का वचन दिलों तक पहुंचे तो ये कोर्स आपके लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय मसीह। ये कोर्स राइटिंग एक्सपोजिटरी सर्मन्स ए स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये कोर्स बेसिक फाउंडेशन नॉलेज आपको देगा सर्मन्स के ऊपर में और कैसे एक्सपोजिटरी सर्मन्स लिखना है उसके ऊपर में भी। एक बार आप इस कोर्स को ले लेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप एक्सपोजिटरी सर्मन लिखना शुरू करेंगे और कॉन्सिक्वेंटली आप प्रचार भी करना शुरू कर देंगे। यानी कि आपको बेसिक और फाउंडेशनल नॉलेज रहेगा कि सरमन कैसे बनाने हैं, कैसे लिखने हैं और अंत में जाके उसे कैसे प्रचार करना है। तो आइए हम कोर्स में आगे बढ़ें। तो सबसे पहला सवाल है, आखिर ये प्रीचिंग या प्रचार होता क्या है? देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हर वो बात पुलपिट से कहा जाता है। कोई प्रचारक, सो कॉल्ड प्रचारक बाइबल पकड़ के कुछ भी कहता है, वो प्रचार नहीं हो सकता जब तक कि कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते। देखिए, बहुत कुछ कहा जा सकता है पुलपिट से। लोग आज पॉलिटिक्स, अपने आइडिया, ओपिनियंस को भी देते हैं, सो कॉल्ड पास्टर्स। तो वो प्रचार के जो श्रेणी में नहीं गिरता जब तक कि एक प्रचारक जो है प्रीचिंग के दौरान परमेश्वर के सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह में नहीं बताता। दूसरा, इट एक्सप्लेन्स एंड अप्लाइज गॉड्स वर्ड सो दैट गॉड्स वॉइस इज हर्ड थ्रू द प्रीचर। तो परमेश्वर के वचन को स्पष्ट करना, समझाना और उसे हमारे जीवन में लेके आना कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को हमें पता चला, अब इस सच्चाई को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, हमारा प्रतिक्रिया क्या हो, उसे लेके नहीं आता तो वो प्रचार नहीं होगा। तो इसीलिए एक प्रचार परमेश्वर के वचन को एक्सप्लेन करता है और एप्लीकेशन लेके आता है, यानी कि सच्चाई को बताया, डॉक्ट्रिन को बताया, प्रिंसिपल्स को बताया, अब हमें क्या करना है। और ये कार्य करता है कौन? एक प्रचारक जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा ये देखिए, और तीसरा, ए डिवाइन एक्टिविटी। जो प्रचार है, यानी कि जब आप पुलपिट में खड़े होते हो या आपका पास्टर खड़ा होकर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इट्स ए डिवाइन एक्टिविटी, ये ईश्वरीय काम है। एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करता है उसका वचन को प्रभु यीशु मसीह में लेके आना। वो एक माउथ पीस है, प्रचारक एक माउथ पीस है। जैसे एक राजा अपना सूचना देने के लिए, प्रजा को सूचना देने के लिए एक खबरी ने मैसेंजर को इस्तेमाल करता है, जो जा कर ढिंडोरा पीट के वो राजा का संदेश को लोगों तक पहुंचाता है। अब यहाँ में देखिए, ये व्यक्ति अपने शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मैसेज जो है हमेशा राजा का ही होगा। अगर वो राजा का मैसेज नहीं दे रहा है तो वो मैसेंजर भी नहीं है, राजा का मैसेंजर भी नहीं है। सिंपल लॉजिक, वो मैसेंजर है तो इसलिए मैसेज जो है राजा का ही होना चाहिए। सिमिलरली एक प्रचारक एक माउथ पीस थे, वो एक चैनल है जिसके द्वारा
प्रभु अपना वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कई बार प्रचारक अपना आइडिया, अपना ओपिनियन प्रीचिंग के नाम पे लोगों को देते हैं, तो वो प्रचार नहीं है, वो अपना आइडिया, अपना सजेशन, वो दुनिया में कहीं ने किसी चीज़ को उसने सीखा, पढ़ा, समझा, उसको प्रीचिंग में वो लेके आता है। मैं ये यहाँ में नहीं कह रहा हूँ कि हमें ये सब इस्तेमाल नहीं करना, इलिस्ट्रेशन, आइडिया, एग्जाम्पल, इन सबों में आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन मैसेज, जो इंस्पिरेशन, जो पर्सपेक्टिव, जो आइडिया, जो इनकरेजमेंट, सारा जो है प्रभु के वचन से ही आनी चाहिए। He should be only spokesperson. The preacher should be only spokesperson, not the main source of message or inspiration, whatever a preacher preaches. अब देखिए, ये एरिस्टोटल का जो रेटोरिकल को उसने ट्रायंगल दिया, यानी कि जो रेटोरिकल अपील्स में वो 3 बातों को मुख्य रूप से बताता है एरिस्टोटल, उसी प्रिंसिपल, उसी सिद्धांत को, उसी शिक्षा को हम प्रीचिंग में भी लेके आते हैं। और कई सारे होमिलिटीज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस 3 ट्रायंगल को वो बात करता है। सबसे पहला हो गया लोगोस। ये लोगोस प्राइमरीली टारगेट करता है ब्रेन को, बुद्धि को, यानी कि ये लॉजिक और रीजन, इस पर आपका संदेश जो है बेस्ड होना चाहिए। यानी कि किस प्रकार से आप अपने मैसेज को पैकेज करते हो, स्ट्रक्चर करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें आप कौन कौन से रीजनिंग लेके आते हो, एविडेंसेस देते हो, सारे चीज़ों को आप केयरफुली करके एट द एंड आपको कन्विंस कराना है। किसको? लिसनर को, कॉन्ग्रीगेंट्स को। जब तक आप लॉजिक को अपील नहीं करते, जब तक आप रीजनिंग को नहीं लेके आते आपके वचन में, तो आपका वचन जो है हमेशा अनक्लियर होगा, वो समझ में नहीं आएगा, वो आधा अधूरा रहेगा। सो ऑलवेज सी दैट योर सर्मन और मैसेज जो है लॉजिकल होना चाहिए, रीजनिंग कर पाना चाहिए, उसमें वो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इसलिए हम बाद में फ्रेमवर्क्स को देखेंगे कि किस प्रकार से हम लॉजिकली अपने सर्मन्स को ऑर्गेनाइज करें। और दूसरा, अपील टू इमोशंस, यानी कि आपका मैसेज लोगों को लगना चाहिए, उनके हृदय को, उनके दिल को छूना चाहिए। तो उसके लिए आपको ढेरों ऐसे डिवाइसेस या टेक्निक नहीं कहेंगे, जैसे आपके शब्दों में विविध इमेजरी होना चाहिए, आप एक्सप्रेसिव वेज से आप चीज़ों को रखिए, स्टोरीज लेके आइए, टेस्टिमनी लेके आइए। तो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कराना ऑडियंस को, आपका मैसेज के थ्रू इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, टच करना चाहिए उनके हृदय को। तो इसीलिए आपको पहले वो मैसेज छुए। इसलिए कोई एक कम्युनिकेशन के कोच कहते हैं, यदि आप चाहते हो कि आपका ऑडियंस रोए, तो आपको वो मैसेज पहले रुलाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऑडियंस हंसे, तो पहले आपको उस मैसेज से हंसी आनी चाहिए। तो इमोशन को जब तक आप छूते नहीं, तो वो मैसेज भी इतना असरदार नहीं होता। तो यू हैव टू सी हाउ यू कैन कनेक्ट टू योर ऑडियंस टू इमोशनल लेवल। तो उसके लिए आपके अंदर में भी वो पैशन होना है। पैशन का मतलब है, तो लोगोस इज बेसिकली फॉर लॉजिक, योर ब्रेन। पाथोस इज फॉर योर इमोशन, इमोशनली कनेक्ट कराना। तो इसीलिए आप भी वो पैशन से भरे होने चाहिए, आप भी वो सारे जो इमोशंस लेवल को आपके अंदर में भी आने चाहिए, तब जाके आपका मैसेज को भी आप उस प्रकार से डिलीवर करते हो। सो यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट योर मैसेज एंड प्रेजेंट इन सच ए वे, आपको कॉन्क्रीट बनाना है मैसेज को, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से आपको नहीं बोलना है। लॉजिक sometimes can be abstract, but when you want to touch or connect to emotional level, तो आप concrete होना है आपका शब्द लोग, इलिस्ट्रेशन आनी चाहिए, ताकि उस प्रकार से उस चैनल को यूज़ करके आप अपने इमोशंस को ऑडियंस तक पहुंचाएं। सो मेक श्योर दैट यू
पे अटेंशन टू पाथोस ऑल्सो। इथोस, ये इथिक्स की बात करता है, यानी कि एक प्रचारक, एक प्रेजेंटर, स्पीकर, वो क्रेडिबल है क्या नहीं है, क्या वो जेन्यून है क्या नहीं है, ही इज़ ही ऑथेंटिक, क्या उसे लोग भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसका कैरेक्टर कैसा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कई समय तक लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन असल में जब वो लोग जान जाएंगे कि आप वो नहीं जो आप बोल रहे हो, तो इट अंडरमाइंस योर मैसेज। तो आपको क्या करना है कि जेन्यून होना है। या मैं ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको फ्लॉलेस होना, आप में कोई भी कमी नहीं होना, वो बात नहीं है। लेकिन एज ए पर्सन आप कैसे हो, क्या आप फेथफुल हो, क्या आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हो, या आप सिंपली ऐसे ही बोल देते हो। तो ये जो फेकनेस है, जो इनजेन्यूननेस है, इन ऑथेंटिक, जो एक जो ऑथेंटिक नहीं होता, वो लोगों का जो संदेश है वो इतना इफेक्टिव भी नहीं होता। सो एक प्रचारक को ऑथेंटिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, परमेश्वर के आगे भी और इंसान के आगे भी उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए। सो दस लोगोस, पाथोस एंड ईथोस, ये रेटोरिकल अपील्स है, इसे समझनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं बिब्लिकल मैंडेट्स के ऊपर में। परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर का वचन ही हमें आज्ञा देता है। जिस प्रकार से पौलुस थिमोथी से कहता है, प्रीच द वर्ड, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2, प्रीच द वर्ड, बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। तो आपको प्रचार करना, ये प्रिंसिपल्स हम पर भी लागू होता है कि हम परमेश्वर का वचन को प्रचार करें और हम रेडी रहें। जब भी हमें मौका मिलता है परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का, हम उसका प्रचार करें, लोगों को बताएं परमेश्वर के बारे में, उसका संदेश को लोगों को बताएं। ये आज्ञा है हम पर, तो ये आज्ञा को हमें मानना चाहिए। इट्स ए बिब्लिकल मैंडेट, परमेश्वर का आज्ञा है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों को पहुंचाएं। सो प्रीचिंग इंक्लूड्स करेक्टिंग, रिब्यूकिंग, इनकरेजिंग विद ग्रेट पेशेंस एंड केयरफुल इंस्ट्रक्शन। तो परमेश्वर का वचन ही वो गाइड है, वो सोर्स है जिसके द्वारा आप लोगों को सही राह पर लेके आते हैं। कई बार उनके गलत कामों को आप वहाँ पर रिव्यू करते हो और इनकरेज भी करते हो। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा ही आपका आत्मिक जो मैच्योरिटी की ओर आप जाते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है एक वो जीपीएस जो मोबाइल में होता है, आपके मैप में होता है, उससे ही हमें गाइड करता है, हमें ले जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें लगातार प्रचार करना चाहिए और खुद भी सीखना चाहिए, औरों को भी सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। तो देयर इज नो अदर वेज। जिस प्रकार से वचन कहता है कि हम केवल रोटी से जीते नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से हम जीते हैं। तो परमेश्वर का वचन का प्रचार होना चाहिए। हर एक सच्चे मसीह को परमेश्वर का वचन का प्रचार करना चाहिए। जहाँ पर भी मौका मिलता है, घर में, अपने फेलोशिप में, जहाँ पर भी उसे अवसर मिलता है, वहाँ पर वो प्रभु का वचन का प्रचार करें। तीसरा, जब आप परमेश्वर के वचन को आप प्रचार करते हो फेथफुली, तो ये परमेश्वर के जो सच्चाई में चर्च को हमेशा खड़ा करता है, बांध के रखता है, आगे बढ़ाता है, आत्मिक रूप से मैच्योरिटी की ओर ले जाता है, प्रभु के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ाता है। जब फेथफुल प्रीचिंग्स होता है चर्च में, अगर कोई फेथफुली चर्च में प्रचार नहीं कर रहा, तो देयर इज़ अ डेंजर कि वो चर्च जो है धीरे धीरे करके गलत शिक्षाओं का शिकार हो जाए और बैकस्लाइड, इस प्रकार के बहुत सारे खतरा हमेशा रहता है सच्चाई से भटकने का। सो बिब्लिकल मैंडेट को फॉलो करना है, ये आज्ञा है परमेश्वर का कि हम प्रभु के वचन को प्रचार करें। तो जब सरमन की बात आते हैं तो 4 प्रकार के सरमन्स, होमिलेटिशियंस, जो प्रीचिंग के जो स्कॉलर्स होते हैं वो लोग क्लासिफाई कर रखे हैं। हालांकि और कुछ कुछ है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 ही प्रकार के हैं। और हमारा आज ये कोर्स का फोकस जो है एक्सपोजिटरी प्रीचिंग।
तो टॉपिकल प्रीचिंग अगर आप पूछोगे तो वो किसी एक टॉपिक के ऊपर में मल्टीपल पैसेजेस को लेकर एक वहाँ से एक थीमेटिक वे में आप एक वचन को लेके आते हो। जैसे मान लीजिए फॉरगिवनेस के ऊपर में, तो द पावर ऑफ फॉरगिवनेस मेरा टॉपिक हो गया। तो अब मैं सबसे पहले मेरा पॉइंट होगा कि फॉरगिवनेस इज गॉड्स कमांड, फॉरगिवनेस गिव्स यू फ्रीडम। और 3 नंबर, फॉरगिवनेस रिफ्लेक्ट्स गॉड्स कैरेक्टर इन यू। देखिए, मैंने कोई ये प्री मेडिटेट किया वाला ये पॉइंट नहीं है, इधर उधर हो सकती है, लेकिन एक एग्जांपल। तो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे फॉरगिवनेस इज गॉड्स कमांड, इसको लेकर मैं कुछ पैसेज को कनेक्ट करूँगा। फिर दूसरा, फॉरगिवनेस गिव्स यू फ्रीडम, तो इसको लेकर भी मैं कुछ पैसेजेस को कनेक्ट करूँगा। और फिर फॉरगिवनेस रिफ्लेक्ट्स गॉड्स कैरेक्टर इन यू, तो इसको लेकर भी मैं कुछ पैसेज को कनेक्ट करूँगा। तो इस प्रकार से जो मेरा टॉपिक है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, उसको मैं प्रचार करूँगा। तो वो हो गया टेक्सुअल सर्मन। कोई एक टेक्स्ट को लेकर वहाँ से आप पॉइंट्स निकालते हो और वहाँ से आप परमेश्वर का जो वचन है उसको बोलते हो। तो इसमें और एक्सपोजिटरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, एक अंतर यहाँ में ये आता है कि आप यहाँ में मोर इट इज़ थीमेटिक देन द कॉन्टेक्चुअली, आप उसको पॉइंट निकालने की जगह आप मोर यू आर ड्रिवन थीमेटिकली। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं टेक्सुअल मैसेज बोलूँगा जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 से, वहाँ से मैं निकालूंगा गॉड्स लव, गॉड्स गिफ्ट, गॉड्स प्रॉमिस, गॉड्स रिवॉर्ड और गॉड्स वार्निंग। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट मैं निकालूंगा, क्योंकि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटेन सन, दोज हु बिलीव, प्रॉमिस है एंड वार्निंग भी है, विल पेरिश। तो इस प्रकार से मैं एक टेक्स्ट से ही, तो यहाँ में कई बार मतलब इग्नोर किया जाता है टेक्सुअल ये में, सरमन में कुछ बातें जो है एक्सपोजिटरी नेचर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ले नहीं पाता। तो ज़्यादा थीम जो है हावी हो जाता है उसके ऊपर में। तो नैरेटिव इज स्टोरी बेस्ड प्रीचिंग। आप किसी बिब्लिकल नैरेटिव को लेते हो, वहाँ से आप वचन को बोलते हो, कंप्लीटली स्टोरी फॉर्मेट में बोलते हो। एट द एंड आप एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशन निकाल के लेके आते हो। तो बेसिकली परमेश्वर का जो सच्चाई है, परमेश्वर का जो सिद्धांत है, परमेश्वर जो हमें बताना चाहते हैं, वो स्टोरी में निकल के आता है। गॉड और पीपल यानी कि इंसान का जो इंटरेक्शन है, उसी से आप संदेश को निकाल के लेके आते हो। एंड फाइनली द एक्सपोजिटरी सर्मन। एक्सपोजिटरी का सिंपल से हम इसका मीनिंग को बताए तो एक्सपोज करना, यानी कि परमेश्वर का वचन जो है उसको आपको एक्सपोज करना, एक्सप्लेन करना। एक्सपोजिटरी इन नेचर, यानी कि आप वर्स बाय वर्स उसका कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हो, उसका बैकग्राउंड को पढ़ते हो, उसका मीनिंग को आप बताते हो, सारे कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, वर्ड मीनिंग, ग्रामर, सभी को एनालिसिस करके उसका बाद में आप एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन का साथ में इलस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन निकाल के लेके आते हो। दैट्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग। तो आज हम एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के बारे में ही बात करेंगे। क्यों? इसका पीछे वजह है, जितने भी जो स्कॉलर्स होते हैं, खासतौर पे होमिलेटिशियंस, वो केवल एक्सपोजिटरी प्रीचिंग को ही बिब्लिकल और सॉलिड मानते हैं। वो नहीं है कि जो बाकी प्रीचिंग वो बिब्लिकल नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग एक्सपोजिटरी प्रीचिंग को ही प्रेफर करते हैं, यानी कि वही बिब्लिकल है, वही टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, वो ये कहते हैं। तो इसीलिए हम एक्सपोजिटरी प्रीचिंग को देखेंगे। तो क्यों एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अगर आप सवाल पूछोगे तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई कारणों में से एक है कि इट मैग्नीफाइज गॉड्स वर्ड्स रादर देन प्रीचर्स ओपिनियंस। प्रीचर्स लोगों के लिए हमेशा एक खतरा होता है कि अपना सोच को अपना मैसेज में डाल दें। ये खतरा को डबल ट्रिबल होता है जब आप टॉपिकल मैसेजेस बोलते हो, लेकिन जब आप एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करते हो तो ये खतरा जो है मिनिमाइज हो जाता है। पूरी तरीके से तो नहीं होता, लेकिन
जितना हो सके यहाँ में एक्सपोजिटरी प्रीचिंग में परमेश्वर का ही मैसेज जो है जाता है, उसका ही पर्सपेक्टिव, उसका आइडिया, उसका इंस्पिरेशन, सारा चीज़ जो है उसका होता है, ना कि प्रीचर का अपना ओपिनियन। तो दैट वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई यू शुड प्रीच एक्सपोजिटरी सर्मन। और दूसरा यहाँ में ये कल्टिवेट करता है बाइबल सेचुरेटेड कल्चर एंड प्रोवाइड्स ऑथोरिटी। तो जैसे आप एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करते हो, आपका चर्च में वचन को लेकर मतलब वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ता जाता है, एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स यू ऑथोरिटी। क्योंकि आप टॉपिकल मैसेज बोलते हो, कई बार आपका वो आइडिया होता है, आपका उस पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन जब आप एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करते हो, इट प्योरली इज फ्रॉम गॉड्स वर्ड। तो जो भी मैसेज है उसका सोर्स जो है, उसका जो ओरिजिन जो है वचन से होता है। तो इसीलिए आप वो कन्विक्शन के साथ में बोल सकते हो, ऑथोरिटी के साथ में बोल सकते हो, चाहे वो एक बच्चा बोले या कोई एक मैच्योर एल्डर बोले। तो वहाँ में ऑथोरिटी होता है, नॉट कि वो पर्सन कौन है, बट कि वो वचन जो है परमेश्वर का है, इसीलिए वो ऑथोरिटेटिवली वो बात कर सकता है। और 3 नंबर में इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट डॉक्ट्रिनल एरर्स एंड फोर्सेस एंगेजमेंट विद डिफिकल्ट टेक्स्ट। तो कई बार क्या होता है, टॉपिकल मैसेज बोलिए आप, इस प्रकार का जब मैसेज बोलते हो तो वहाँ में डॉक्ट्रिनल एरर्स बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि सिर्फ आप टेक्स्ट प्रूविंग ज़्यादा कर रहे हो, ना कि वचन को खुदाई करके उसका इंटेंडेड मीनिंग जो ऑथर का है उसको बताने की कोशिश कर रहे हो। रादर आप क्या कर रहे हो कि अपना आइडिया को कई बार इंजेक्ट कर रहे होते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि डॉक्ट्रिनल एरर आने का खतरा रहता है। लेकिन जब आप एक्सपोजिटरी मैसेज बोलते हो तो ये आपको सेफगार्ड करता है अगेंस्ट डॉक्ट्रिनल एरर्स, और फोर्सेस एंगेजमेंट विद डिफिकल्ट टेक्स्ट। और कई बार क्या होता है कि जब आप टॉपिकल मैसेज बोलते हो तो आप सिंपल टेक्स्ट लोग को बहुत सेलेक्टिव हो जाते हो, लेकिन एक्सपोजिटरी प्रीचिंग में ऐसा नहीं होता। आपको जहाँ पर भी जो भी आप या पूरा बुक का वर्स बाय वर्स आप एक्सपोजिटरी प्रीचिंग का सीरीज़ कर रहे हो, या कोई भी एक पैसेज को आप लेकर प्रीच कर रहे हो, तो उसमें कुछ डिफ़िकल्ट टेक्स्ट होते हैं, तो उसको आप इग्नोर नहीं करते हो। रादर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू गिव योर कंप्लीट अटेंशन टू दैट टेक्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप इग्नोर नहीं करते हो, आप भागते नहीं हो, बल्कि उसे समझ ही लेते हो, क्योंकि आपको एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करना है। और चौथा, बिल्ड्स मैच्योर बिलीवर्स। देखिए, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग ही आपके मंडली या आपके चर्च को मैच्योर करता है, क्योंकि ये सॉलिड फूड है, परमेश्वर का वचन से ही वो उनका मैच्योरिटी आएगा, ना कि आप टॉपिकल मैसेज इस प्रकार के मैसेज बोलोगे तो वो कभी भी वचन को पूरी तरह से नहीं समझेंगे। तो परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के नॉलेज में स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के लिए आपको एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करना है, ना कि आप टॉपिकल मैसेज ही बोलते रहो। तो बहुत सारे लोग टॉपिकल मैसेज बोलते हैं, आप ऑनलाइन जाइए, सारा टॉपिकल मैसेज ही मिलेगा। एक्सपोजिटरी प्रीचिंग आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो बोलते भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा सुनने वालों के लिए भी थोड़ा सा कई बार एंगेजिंग नहीं लगता। क्यों? आप स्क्रिप्चर के पूरा आप अंदर घुस रहे हो, तो उससे क्या होता है कि कई सारे प्रचारक उसको बोरिंग तरीके से प्रचार करते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लोग एक्सपोजिटरी प्रीचिंग इतना अपीलिंग नहीं लगता जितना कि टॉपिकल या बाकी सरमन्स होते हैं। टॉपिकल को भी आप बिब्लिकल बना सकते हो, अगर आपको परमेश्वर का जो वचन का पूरा जो कैनोनिकल कॉन्टेक्स्ट, जेनेसिस से रेवलेशन, जो एक परमेश्वर का जो रेडेम्प्टिव हिस्ट्री है, उसका पूरा कंप्लीट एक बिग पिक्चर आपका अंडरस्टैंडिंग होता है, तो उसको भी आप बिब्लिकल बना सकते हो, टॉपिकल मैसेजेस को भी। लेकिन आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान का थोड़ा सा कमजोरी है, मतलब पूरा वचन को आपका समझ, होल काउंसिल ऑफ स्क्रिप्चर को आपको पूरी तरीके से पता नहीं, तो आपका हमेशा खतरा रहता है कि आप डॉक्ट्रिनल एरर्स में जाए। लेकिन आप जब एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करते हो तो आपको स्टडी करना होता है, तो स्टडी कर रहोगे तो आप समझोगे, और समझोगे तो आप गलत नहीं समझाओगे। तो दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और जैसे आप मैच्योरिटी की ओर ले जाओगे, ऑब्वियसली आपका जो कॉन्ग्रीगेशन है वो भी वचन को पढ़ना सीख जाते हैं, कि कैसे पढ़ना है वो समझने लगते हैं। अब बात करते हैं स्टेप्स जो एक्सपोजिटरी सर्मन लिखने के लिए आवश्यक है,
उसको हम देखते हैं। इन सबों को हम फॉलो करेंगे आने वाले जो आगे हम देखेंगे इन सबों को। सबसे पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कैसे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसको भी हम देखेंगे। दूसरा, स्टडी करना है, स्टडी केयरफुली, डीपली, डिस्कवर द बिग आइडिया। ये बिग आइडिया क्या है उसको भी हम जानेंगे। और 4 नंबर में है क्रिएट एन एग्जेजेटिकल आउटलाइन। ये एग्जेजेटिकल आउटलाइन क्या है उसको भी हम समझेंगे, 4 नंबर का स्टेप। 5 नंबर का कन्वर्ट इट टू होमोलिटिकल आउटलाइन, यानी कि एग्जेजेटिकल आउटलाइन को हम होमोलिटिकल आउटलाइन में बदल देंगे। 5 नंबर में राइट ए फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द सर्मन विद अप्रोप्रिएट मटेरियल। और 6 नंबर में राइट द कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, फिनिश द फर्स्ट ड्रॉप, रिव्यू एंड पॉलिश केयरफुली, प्रे एंड डिलीवर द मैसेज। तो ये फोकस कर रहा है किस चीज़ को लेकर कि कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने एक्सपोजिटरी मैसेज बनाने के लिए। तो आइए हम आगे पहला स्टेप को जाए, सेलेक्ट द टेक्स्ट। देखिए आपको जैसे हर्डन रॉबिन्सन कहते हैं, अगर आपको खरगोश का गोश्त खाना है तो गोश्त खाने के लिए आपको सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास में खरगोश हो। बिना खरगोश के तो आप खरगोश का गोश्त नहीं खा सकते। सिमिलरली आप बिना टेक्स्ट के आप एक्सपोजिटरी मैसेज नहीं बोल सकते, तो आपको टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट से ही आप एक्सपोज करोगे। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए आप तो सबसे पहले तो प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करके परमेश्वर जो है आपका चॉइस को गाइड करें। और दूसरा, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे ट्रांसलेशन, ये इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। चलिए अभी के लिए हम उसको यानी कि जो कौन सा ट्रांसलेशन आप यूज़ करेंगे प्रचार के दौरान या स्टडी करने के लिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम को देखें, टाइम आपको कितना मिला, एक्सपेक्टेड टाइम कितना होता है। हम में से कई सारे लोग ब्लैंकली मतलब मैसेज को लेके जाते हैं या बोल देते हैं। मेरा भी मैं बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद में जैसे मैं मिनिस्ट्री में आया तो मैं भी वचन तो बनाता था, लेकिन ये टाइम को मैं इतना ध्यान नहीं देता था। इसलिए मैं शुरू के दिनों में, जब मैं अभी अपने आप को देखता हूँ तो शुरू के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा समय ले लेता था, जैसे 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट, कई बार इतना भी मैं ले लेता था। तो अभी मैं वो गलती नहीं करता, मैं टाइम को देखता हूँ कि इतना समय मुझे बोलना है, तो उसके बेसिस पे ही मैं मैसेज को भी तैयार करने लगता हूँ। और दूसरा, थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से थीम पर बात कर रहे हो, कौन सा आपका विषय है। बिना थीम का सरमन नहीं होता। आपका सरमन का आपका बुक का थीम होता है, एक गीत का थीम होता है, तो उसी प्रकार से आपका सरमन का भी थीम को आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ऑडियंस कौन है, सुनने वाले कौन है, तो उसको भी आप समझिए, उसका बेसिस पे आप टेक्स्ट का सेलेक्ट कीजिए। जनरल, एडल्ट है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यूथ है, वुमेन है, कौन है, मिक्स ऑडियंस है, पढ़े लिखे हैं, शहर के हैं या गांव देहात के हैं, कौन से ऑडियंस है आपके, उसको भी आपको ध्यान दीजिए। और उद्देश्य, उस संदेश से आप क्या, उस सरमन से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, क्या किसी चीज़ को लेकर आप परसुएट करना चाहते हैं, किसी बात में उन लोगों को एक्शन में लाना देना चाहते हैं, जैसे रिपेंट होना, चेंज करना, या हो सकता है आप इनकरेज करें, इंस्पायर करें। तो इस प्रकार से जो उद्देश्य है उसको आपको जाननी है आपका, नहीं तो आप बोलते रह जाओगे कि संदेश तो बोलते रह रहे हो, लेकिन आप क्या अचीव करना चाहते हो उसे भी आपको जाननी है, समझनी है। नहीं तो दिवाली की पटाखे की तरह आप फटते रहोगे और कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन आपको अगर हासिल करना है कि गन से गोली निकले और निशाने पर लगे, तो उसके लिए आपको आपका उद्देश्य को पता होना चाहिए। और आइडेंटिफाई द थॉट यूनिट। आप कोई भी टेक्स्ट को लेते हो, उसमें जो थॉट का एक यूनिट होता है जिसको हम पेरिकोपे कहते हैं, या स्टेंजा, पैराग्राफ, सीन, इन सब में जो पेरिकोपे यानी कि जो मेन थॉट का यूनिट है, जो आइडिया का जो
जहाँ में वो सैंडविच होकर बैठा हुआ है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, थॉट यूनिट को आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप सेलेक्ट करें उसी पोर्शन को। और उसके बाद में आप रीड द कंप्लीट चैप्टर टू लोकेट द नेचुरल डिविजन्स, कंपेयर ट्रांसलेशन एंड कंसल्ट डिक्शनरीज, कमेंट्रीज सॉरी। तो पूरा चैप्टर पढ़े, जो डिवीज़न है कि किस प्रकार से ये कौन सा हिस्सा में पड़ता है, जो आपका टेक्स्ट है उसको आप देखिए। और उसके बाद में जो नेचुरल डिवीज़न, जो रिलेटेड आइडिया, रिलेटेड बातें कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो इन सभी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप कंसल्ट कीजिए कमेंट्रीज को, जो स्कॉलर्स द्वारा लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं स्टडी करने के लिए। जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लियो तो आप उसको स्टडी कीजिए, यानी कि उसको ध्यान से पढ़िए, नोट कीजिए कीवर्ड्स और उसका ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और लिटरेरी स्ट्रक्चर, कौन सा जोनरा है, पोइटिक है, प्रोफेसी है, नैरेटिव है, गॉस्पेल्स है, एपिस्टल्स है, कौन सा जोनरा है। मतलब कि देखिए 66 बुक्स। इस स्टडी के लिए मैं आपको ये इस लेक्चर के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा पहला कोर्स था हाउ टू स्टडी द बाइबल, उसको आप एक बार देख लीजिए। अगर आप और भी गहराई से समझना चाहते हैं कि हम बाइबल को कैसे स्टडी करें, तो उसको आप पढ़िए, वह देखिए, और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। तो स्टडी में आपको बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्व करना होता है, यानी कि आपको ध्यान देना होता है, ताकि एट द एंड आप समझे कि इसका एग्जेजेटिकल आइडिया क्या है, यानी कि मुख्य बात यहाँ में क्या हो रही है। एग्जेजेटिकल आइडिया से मतलब है कि मुख्य बात क्या है, यहाँ में ऑथर क्या कह रहा है और उस विषय में वो क्या बता रहा है, तो उस चीज़ को आप समझिए। और वहाँ से जो परमेश्वर का जो मेन प्रिंसिपल्स, जो परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है, जो ट्रांसेंड करता है टाइम कल्चर, वो इटर्नल ट्रूथ है, जिसको आपको पता करना है और उससे बाद में जाके हमें ब्रीच करना है। ब्रीच यानी कि उन लोगों का और हमारा बीच में जो ब्रीच, मतलब उसे अप्लाई कराना है, कॉन्टेक्सचुअलाइज कर देना है। तो स्टडी के लिए आप बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन डिजिटल टूल्स भी होते हैं, और लेक्सिकन्स क्रॉस रेफरेंस कीजिए, लेक्सिकॉन्स, डिक्शनरीज, कमेंट्रीज, इन सबों को यूज़ करके आप कुछ जैसे कीवर्ड्स, रिपीटेशंस, कॉन्ट्रास्ट एंड लिटरेरी डिवाइसेस, इन सबों को आप समझिए। मीनिंग यहाँ पर कि आपको पूरा ध्यान लगाना है आपके टेक्स्ट को समझने के लिए। जब तक आप समझोगे नहीं तो आप समझाओगे कैसे, प्रचार कैसे करोगे। सो आपका पूरा जोर होना चाहिए कि जो टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया उसमें आप पूरा ध्यान लगा के उसको पढ़ें, और ताकि उसको आप समझें और उसको आप संदेश में या सरमन में आप कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपका स्टडी का जो मेन मकसद है कि आपको पता करना है कि इस टेक्स्ट का जो पेरिकोप है, जो थॉट यूनिट में जो मुख्य बात क्या है, यानी कि बिग आइडिया क्या है। बिग आइडिया से मतलब है कि जो मेजर पॉइंट है उसको आपको समझनी है। तो मेजर पॉइंट्स या बिग आइडिया कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है उसका। सब्जेक्ट का मतलब है कि ऑथर किस विषय पे बात कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब है व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, या ये पैसेज में किस विषय में बात हो रही है। एंड ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो है व्हाट ही सेज अबाउट इट, तो उस जो विषय पे और जिस चीज़ को बात कर रहा है उस विषय में वो क्या कह रहा है। अब इस प्रकार से इसको समझिए, जैसे ऑथर बात कर रहा है प्रेयर के ऊपर में, तो प्रेयर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट इज प्रेयर। अब प्रेयर के बारे में क्या कह रहा है, प्रेयर के बारे में कह रहा है कि धार्मिक जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना जो है तोड़ती है, मतलब इट डज वंडर। जैसे जेम्स में कहा है धार्मिक जन का जो प्रार्थना वो शक्तिशाली होता है, तो ये प्रार्थना का विषय में कहा गया है जेम्स में। एग्जैक्टली रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, आई थिंक चैप्टर 5 वर्स 16
जेम्स में प्रार्थना के बारे में। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिग आइडिया क्या है उसको आप समझने के लिए आपको सब्जेक्ट को समझना होगा उस टेक्स्ट का, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को मिला दोगे तो बिग आइडिया निकल के आता है। तो हम आगे देखेंगे जब हम सैम्पल वर्क करेंगे तो ये इसको भी हम समझेंगे। तो बिग आइडिया के लिए तो आपको सबसे पहले तो पेरिकोप को चुनना होगा, यानी कि थॉट यूनिट को, कंप्लीट यूनिट को चुनना होगा, उसको स्टडी करना होगा, तब जाके आप फॉर्मुलेट कर पाएंगे बिग आइडिया को। तो इसीलिए आपको बहुत सारे सवाल पूछने हैं जब आप बिग आइडिया को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बाद में इसे किस विषय में वो क्या कह रहा है उसको भी आप समझिए। ए क्लियर बिग आइडिया कीप्स द सर्मन फोकस एंड शेप्स द आउटलाइन। जब तक आपको बिग आइडिया मालूम नहीं होता कि आपका सरमन का क्या है, आपका सरमन में वो फोकस नहीं रहेगा, आपका जो पॉइंट्स है बाद में वो फ्रेगमेंटेड रहेगा। तो इसीलिए सरमन को कंप्लीट शेप देने के लिए आपको बिग आइडिया को पता होना आवश्यक है। बिग आइडिया इज़ लाइक ए सीड जो बाद में जाके डेवलप होकर एक ट्री बन जाएगा, सरमन बनेगा। तो छोटा बिग आइडिया जो है 1 घंटा का मैसेज भी हो सकता है और एक पूरा किताब भी बन सकता है। तो वो पावर है बिग आइडिया में। तो बिग आइडिया को आपको डिस्कवर करना है, मेजर बात क्या है इस टेक्स्ट का लेकर। अब जैसे आपने बिग आइडिया समझा, अब बात करते हैं कि आपको डिवीज़न में लेके आना है। आप जैसे स्टडी कर रहे हो यानी कि एग्जिजिट कर रहे हो, तो आप यहाँ में आपको एग्जिजिटिकल आउटलाइन बनाना है, यानी कि वर्स 1 में ये बात है, वर्स 2 में ये बात हो रहा है, वर्स 3 में ये बात हो रहा है। सारा चीज़ जो है वो बिग आइडिया को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। आउटलाइन द पैसेज बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ द थॉट, यानी कि आप जैसे हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 to 3 ये आपका पेरिकोप है, यानी कि यह आपका टेक्स्ट है। अब इसको आप जैसे पढ़ रहे हो तो थॉट कैसे फ्लो हो रहा है, ऑथर जो है अपना आर्ग्यूमेंट या अपना प्रेजेंटेशन को कैसे रख रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट आपको आउटलाइन बनाने हो, जिस आउटलाइन को हम कहते हैं एग्जिजिटिकल आउटलाइन। तो ईच डिवीजन सपोज द बिग आइडिया, हर एक जो पॉइंट्स निकल के आ रहा है वो बिग आइडिया को वो एक्चुअली में सपोर्ट कर रहा होता है। बिग आइडिया वो फैक्टर है जो सभी डॉट्स को वो कनेक्ट करता है। वो बिग आइडिया जो है हर डॉट्स को वो कनेक्ट करके रख रहा होता है, ऐसा नहीं कि मतलब तो इसीलिए बिग आइडिया की आवश्यक है। और जब आप जैसे आउटलाइन लिखोगे, ये आउटलाइन जो है प्रीचिंग के लिए नहीं है, एग्जिजिटिकल आउटलाइन जो है आपका स्टडी का आउटकम है। तो इसीलिए आप जब आउटलाइन बना रहे हो तो उसमें आपको ध्यान देना है कि ये हम प्रीचिंग के लिए नहीं बना रहे, ये स्टडी का आउटकम है, एग्जिजिटिकल आउटलाइन है। तो इसीलिए आप यूज कॉन्साइज हेडिंग दैट समराइजेस ईच पॉइंट इन द टेक्स्ट। एग्जाम्पल, रन द रेस विद इंड्योरेंस, फिक्स योर आइज ऑन जीसस, कंसिडर हिज इंड्योरेंस। तो ये आउटलाइन बना, कहाँ से बना? हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3 में एग्जिजिटिकल आउटलाइन है ये। अब क्या करेंगे कि हम इस एग्जिजिटिकल आउटलाइन को हम होमिलेटिकल आउटलाइन में बदलेंगे। अब ये होमिलेटिकल आउटलाइन जो है आपको प्रीचिंग के लिए है, यानी कि आप इसको लेकर सीधा पुलपिट में जाकर प्रचार कर सकते हो। तो इसीलिए इसका लैंग्वेज सारा चीज़ जो है एडेप्ट किया जाता है प्रचार के लिए, प्रचार करने के लिए। तो यहाँ में हम बहुत सारे इम्पेरेटिव्स और प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे लिसनर को एड्रेस करने के लिए, जहाँ पर हम आई, यू इस प्रकार के जो शब्द का प्रयोग करेंगे, ताकि ये जो है हमारे लिए वो जो एग्जिजिटिकल आउटलाइन था वहाँ में हमने टेक्स्ट को समझा, टेक्स्ट में ही रह के अब हमने जो समझ के जो मैसेज, जो बिग आइडिया को अब हम लेके आ रहे हैं अपने मैसेज में। तो यहाँ में बहुत सारे रेटोरिकल डिवाइसेस को हम यूज़ करेंगे। सिमेट्री, पैरेललिज्म हो गया, एलिट्रेशन हो गया, जो मेमोरी को इन्हेंस करता है। मैं ख़ास तौर पे मैं एलिट्रेशन बहुत यूज़ करता हूँ। जैसे मेरा पॉइंट्स जो होगा, मैंने बहुत सालों से ऑलमोस्ट लाइक 2008-9 से ही मैंने जॉन मैकार्थर का सरमन सुना। वो
वन ऑफ द आई थिंक वो लास्ट मंथ को गुजर गए, प्रभु के पास चले गए। ही इज़ द मोस्ट फाइनेंस सबसे बेहतर एक्सपोजिटरी सर्मन आप सुन सकते हैं तो आप जॉन मैकआर्थर से सुन सकते हैं, और बहुत सारे हैं लेकिन मैं ज़्यादा उनका सुना हूँ, तो इसलिए वो ज़्यादा एलिट्रेशन यूज़ करते हैं। तो सबकॉन्शियसली मैंने भी वो पिकअप कर लिया या कॉन्शियसली कह लीजिए, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं एलिट्रेशन यूज़ करूँ। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि आपके सरमन जो है का जो पॉइंट्स लोग हैं वो सेम लेटर से शुरू हो, जैसे पी से, पी की एग्जांपल ले लें, प्रॉमिस, पर्पस, पेन एंड लाइक प्रॉब्लम। इस प्रकार से आप पॉइंट्स को बनाते हो सेम लेटर से, जिससे कि क्या होता है कि मेमोरी जो है याद रखने के लिए, पॉइंट्स को याद रखने के लिए कॉन्ग्रीगेंस को वो मदद करता है। तो क्रिएटिव होइए लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए मैसेज के साथ में, क्रिएटिव होइए ताकि आप ऑडियंस को आपका संदेश को याद करने के लिए वो मदद हो। इंश्योर द आउटलाइन फ्लोस लॉजिकली एंड ईजी टू फॉलो। तो जो आपका सरमन का जो आउटलाइन है वो लॉजिकली जाना चाहिए, यानी कि लॉजिकल जब आप फ्रेमवर्क की बात करते हो तो उसमें बहुत सारा है फ्रेमवर्क्स जिसको हम आगे देखेंगे। तो लॉजिकली आप अपने सरमन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपका आउटलाइन। अगर वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना तो आगे जाके बाद में जो बिल्डिंग बनेगा वो भी, जो सुपर स्ट्रक्चर उठेगा वो भी सही नहीं होगा, तो उसको आपको ध्यान देना है। उदाहरण के तौर पे हम देखिए इसको ये एक्यूरेट है, इसी प्रकार से होना है, मैं वो नहीं कहूँगा, जस्ट दिस इज ए सैम्पल। क्या जैसे हम इसको जो प्रीचिंग फॉर्मेट में लेके आए हैं, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 से लेकर 3 का, तो टाइटल, सरमन का टाइटल है रनिंग द रेस ऑफ फेथ। बिग आइडिया क्या है इस पूरा जो टेक्स्ट का, जो पैसेज का, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3 का बिग आइडिया क्या है? द क्रिश्चियन लाइफ इज ए रेस दैट रिक्वायर्स इंड्योरेंस, फोकस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम जीसस एग्जाम्पल। तो जैसे पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आता है, कीप रनिंग, वर्स 1 की जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये बात जो साफ दिखने को मिलता है, डू नॉट क्विट। तो वहाँ में कुछ बातें कही गई है जो आप सब पॉइंट्स में निकल के आ रहा है। ले असाइड सिंस एंड डिस्ट्रैक्शंस, स्टे फेथफुल इवन व्हेन इट्स हार्ड। एप्लीकेशन, वेयर आर यू टेम्पटेड टू गिव अप। तो ये पहला पॉइंट हो गया। कीप लुकिंग, फिक्स योर आइज ऑन जीसस, ही इज़ द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ योर फेथ, डोंट कंपेयर with others, look at him. Application, what distraction or keeping your eyes off Jesus? Remembering, consider his endurance. Jesus endured cross for the joy set before him. If he endured, we can too endure. Application, when you feel weary, remember Jesus' perseverance. Conclusion, we run with endurance because Jesus already ran before us and strengthened us to finish well. तो ये चीज़ को आप समझने के लिए आप पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3 में आप पढ़िए, उसको पढ़िए, तब जाके आप ये होमोलेटिकल आउटलाइन को आप समझेंगे। तो यहाँ में मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये राइटर ऑफ द हिब्रू सबसे पहले तो देयरफॉर से शुरू करता है कि जो चैप्टर 11 में जो सारे उदाहरण दिए गए हैं, मैंने रिसेंटली इसको प्रचार किया तो इसीलिए इसको ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो 11 में आपको देखिए वहाँ पर जो हीरोज़ ऑफ फेथ को आपको दिखाई देते हैं, चाहे अब्राहम बोलिए, वहाँ में जोसेफ बोलिए, रूथ बोलिए, सारा बोलिए, मोसेस बोलिए, तो इस प्रकार के फेथ के जो हीरोज़ है उन लोगों को बताता है राइटर ऑफ द हिब्रू। उसके बाद में इन सबों से एग्जाम्पल लेते हुए आप एप्लीकेशन में, यानी कि जो राइटर ऑफ द हिब्रू का जो रेसिपिएंट्स था, जो मसीही लोग थे, उन लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, जो परसिक्यूशन को फेस कर रहे हैं उन लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, और इंस्पिरेशन के लिए जो पीछे में है, लेकिन आगे जब आप देखोगे द सोर्स, द मॉडल कि हम कैसे दौड़ें अपने विश्वास के दौर को, वो प्रभु यीशु मसीह है।
तो डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इंड्योरेंस के साथ में दौड़ना है। फोकस और इनकरेजमेंट जो है प्रभु यीशु मसीह से लेना, उनका एग्जाम्पल, उनका उदाहरण द्वारा। तो ये जस्ट एक सैम्पल है, ये ऐसा ही होगा वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट ही निकलेगा वो भी ज़रूरी नहीं है। आपको देखना है आप किस प्रकार से समझते हो और निकाल के लेके आते हो, दैट्स मैटर्स। अब जो सर्मन के जो एनाटॉमी है, यानी कि जो पार्ट्स हैं, उसको हम लोग पहले समझें। सबसे पहला जो तीन मुख्य डिविजन्स होते हैं कोई भी एक सर्मन या कोई भी मैसेज या बुक बोलिए या एनीथिंग यू स्पीच आप बोलिए, तो ये हर एक स्पीच पर भी लागू होता है। ये एनाटॉमी जो है, ये पार्ट्स ऑफ सर्मन। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन। देखिए, मैं ग्रीटिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सैल्यूटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारे एक्स्ट्रा है जो अंडरस्टूड है। यहाँ मैं मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ जो सर्मन के जो हिस्सा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो 10% ऑफ द टोटल सर्मन है। उसका उद्देश्य है कि कैप्चर द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस की या कॉन्ग्रीगेंस की जो ध्यान को खींचना, हुक कर लेना होता है। और उसको आप बहुत विभिन्न प्रकार से कर सकते हो, पावरफुल इलस्ट्रेशन, कोट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम या प्रॉप, स्टोरी, बहुत सारे तरीके से आप वो अटेंशन को कैप्चर कर सकते हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा हो गया, वहाँ में लोगों को पता चले कि उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है कि आज क्या सुनने मिल जा रहे हैं, उस एक्सपेक्टेशन को वहाँ पर सेट कर देना। और वो कैसे करेंगे, आप बिग आइडिया का एक झलक दिखा के या बता के कि इस विषय में हम बात करने जा रहे हैं। तो फिर कनेक्ट द लिसनर्स टू टेक्स्ट एंड पर्पस। तो जैसे आप ये सब कर रहे हो, तो आप टेक्स्ट को भी इंट्रोड्यूस करते हो और उस मैसेज से क्या फ़ायदा, क्या लाभ होने जा रहा है, उसको भी आप एक झलक में वो भी बताते हो या अंडरस्टूड वे में। सो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो लास्ट में लिखा जाता है, आगे हम देखेंगे। और दूसरा बॉडी, ये जो है मेन फ्रेमवर्क्स लिव्स हियर, ठीक है। जो हमारा सर्मन का जो बॉडी है वही मेन आर्ग्यूमेंट है, वही हमारा जो मुख्य बात है जिसको हम यहाँ में बताएंगे सर्मन को। तो जो फ्रेमवर्क्स है उसको हम बाद में देखेंगे कि फ्रेमवर्क्स क्या होता है। तो ये बॉडी में आपका, जैसे यहाँ में देखिए, ये है बॉडी 1 2 3, ये बॉडी है। यहाँ में इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, ये जस्ट आउटलाइन है, तो कंक्लूजन में जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे। तो ये बॉडी है, सर्मन का बॉडी है, इसी में ये बिग आइडिया को पूरा क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ में बिग आइडिया को इंट्रोड्यूस और यहाँ में रीस्टेट वो करेंगे। यहाँ में हम बताएंगे कि क्या बताने जा रहे हैं, यहाँ में हम बताएंगे कि हम ने क्या बताने के लिए बात किया था, और यहाँ में हम बताएंगे कि हमने क्या बताया। ओके, सो दैट्स हाउ इट ऑल ऑर्गेनाइज्ड। ओके, बॉडी। तो इसमें 2 से लेकर 4 मेन पॉइंट्स और मूवमेंट्स होते हैं, और ईच पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, अप्लाई कराते हैं, यानी कि उसको हम लोग समझाते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन लेके आते हैं। तो कंक्लूजन में समराइज और रीस्टेट कर देते हैं बिग आइडिया को, घर क्या ले जाएंगे, मोटिवेशन एंड एप्लीकेशन, एंड विथ क्लियरिटी एंड कन्विक्शन एंड होप। तो ये है। अब बात करते हैं कि सर्मन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो सबसे पहले तो द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर दैट कैरीज द बिग आइडिया, ये आपको याद रखना है कि जो भी आप ऑर्गेनाइज करोगे, तो जो मेन जो आपका पॉइंट का डिवीज़न होगा, उसमें ये बिग आइडिया जो है वहाँ पर डिवीज़न में चला जाता है, यानी कि डिवाइड होकर बैठता है। सो ऑर्गेनाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्लेरिफाइज ऑर्डर्स ट्रांजिशन सर्व्स द टेक्स्ट एंड लिसनर्स। तो बहुत सारे बातों को क्लियरिफाई करने के लिए और उसका जो राइट पॉइंट का आगे पीछे जो ऑर्डर्स है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाना, ट्रांजिशन जो होता है, एंड सर्व द टेक्स्ट एंड लिसनर्स। तो ऑर्गेनाइज एक इसमें आपको बुद्धि का ज़रूरी होता है। तो फ्रेमवर्क, हमें एक फ्रेमवर्क लेना चाहिए। फ्रेमवर्क जो है वो स्कैफोल्डिंग है,
नॉट ए फॉर्मूला। तो आप ज़बरदस्ती फ्रेमवर्क घुसाने की कोशिश मत कीजिए, कई बार प्रॉब्लम होता है। तो नेचुरली वो टेक्स्ट से निकल के आना चाहिए। तो वो है एक्सपोजिटरी सर्मन के लिए। जो स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है, जो सुपर स्ट्रक्चर जब आप बनाने जाते हो बिल्डिंग का, तो वहाँ में जो मिस्त्री लोग होते हैं, वहाँ में बाहर की तौर पे जो आपका बेम्बू से बांधते हैं और जब बीम बनाने के लिए कोई भी जो आपका वो सपोर्ट सिस्टम जो बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड स्केप फोल्डिंग। तो वो पहले से बिग आइडिया अगर हो तो वो फ्रेमवर्क बनाना आसान होता है। अगर नहीं है तो आप उसमें जो आपका सरमन का फ्लो है वो अब्रप्ट हो सकता है, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, उसे आप ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क्स क्या होता है। फ्रेमवर्क्स जो है एक प्राइमरीली वो एक मतलब सरमन का जो फ्लो है किस प्रकार से वो जाएगा उसको वो डिसाइड करता है फ्रेमवर्क। क्लेरिफाई द सेंट्रल प्रोपोजिशन, जो मुख्य बात है, जो बिग आइडिया, उसको क्लेरिफाई करता है। इंश्योर्स लॉजिकल फ्लो एंड क्लियर ट्रांजिशन। सो जो आपका सरमन का जो डिवीजन है, जो फ्रेमवर्क्स जिससे बना है, वो एक लॉजिकल फ्लो देता है आपका सरमन को, एंड क्लियर ट्रांजिशंस भी आता है। ट्रांजिशन यानी कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में आप जा रहे हो तो उसका जो कनेक्शन है क्या लॉजिकल है क्या नहीं। तो अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हो देन इट मेक्स द सरमन फ्लो लॉजिकली and make sermon memorable and persuasive at the same time understandable also. ओके, कुछ एग्जांपल्स है। देखिए, सबसे पहले तो एक्सपोजिटरी में टेक्स्ट ड्रिवन फ्रेमवर्क्स होते हैं, यानी कि टेक्स्ट से ही वो पॉइंट निकल के आता है और टेक्स्ट में ही लॉजिकल फ्लो भी होता है। दूसरा होता है प्रॉब्लम सोल्यूशन फ्रेमवर्क्स, यानी कि प्रॉब्लम को बताते हैं उसके बाद में संदेश सोल्यूशन में जाता है। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट, प्रूफ एंड अप्लाई, रीजन्स, कॉज, इफेक्ट, ये सारे लॉजिकल फ्लोस है। यानी कि फ्रेमवर्क का मतलब है कि लॉजिकल फ्लो ऑफ द सरमन, या क्वेश्चन एंड आंसर, नैरेटिव आर्क। नैरेटिव आर्क में क्या होता है, एक जर्नी होता है, बिगिनिंग होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड रेजुलेशन। तो इस प्रकार से एक नैरेटिव आर्क बनता है। तो कॉन्ट्रास्ट टू वेज, फूल एंड वाइस, तो गुड एंड बैड, नैरो वे, वाइड वे। तो इस प्रकार से जो फ्रेम जो है, मतलब कि आप सरमन को कौन सा फ्रेम से आप अपने सरमन को ऑर्गेनाइज करोगे उसको आपको देखना है। तो मोस्टली मैं कहूँगा इसमें आपको सबसे पहले तो टेक्स्ट को अच्छे से आप समझ जाओगे, टेक्स्ट से ही आप फ्रेमवर्क को आप टेक्स्ट ड्रिवन हो सकता है। तो ये सिर्फ नहीं, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। बेसिकली ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये बात समझ में आएगा। तो ज़्यादातर आपको ये मैं खुद लेके आ रहा हूँ, बहुत सारे होमिलेटिक्स के बुक्स में ये फ्रेमवर्क्स आपको नहीं मिलते, मैं खुद इसको ये लेके आया हूँ। तो अब आपको पहला काम करना है, वो है पहला ड्राफ्ट को आपको तैयार करना है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं आउटलाइन से ही प्रचार करते हैं, मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आउटलाइन से ही प्रचार कर लेता हूँ, लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप फ्रेमवर्क को पहले कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट को पहले लिख लीजिए। दैट मेक्स बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप उस मैन्युस्क्रिप्ट को आप बुक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आर्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक बार आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिख दिया तो क्लैरिटी बेनिफिट्स तो ढेरों है, लेकिन उसको बाद में जाके आप एक किताब के रूप में भी आप बदल सकते हो। जैसे मैं किताब में बोल रहा था, मैं प्लान तो नहीं कर रहा था, मेरा पहला किताब जो है वो मेरे सरमन का ही मैन्युस्क्रिप्ट था, जिसको मैंने लॉकडाउन के दौरान किताब में उसको और एक्सपांड करके किताब के रूप में उसको पब्लिश किया। सो पहला ड्राफ्ट को लिखिए, जिसमें आपको ईच पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, इलिस्ट्रेट करना है और एप्लीकेशन में ले जाना है। तो हर जो पॉइंट है आपका उसको एक्सप्लेन कराना है, क्या मतलब क्या है इसका। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन करोगे, और जो एक्सप्लेनेशन जो है कई बार एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए आपको इलिस्ट्रेशन यूज़ करना है। इलिस्ट्रेशन जो है रोशनी डालता है उस पॉइंट पर, तो बाद में आपको उसको एप्लीकेशन पर ले जाना है, यानी कि अप्लाई करा देना है। अब हमें क्या, ये सच्चाई को हमने जाना, ये परमेश्वर का सिद्धांत को हमने जाना, अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उसको आपको एप्लीकेशन कहा जाता है।
Decide whether to write a full manuscript or detailed notes, whatever helps you internalize the message. मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले फुल मैन्युस्क्रिप्ट लिखिए, बाद में जाके आप आउटलाइन से ही प्रचार कीजिए, लेकिन पहले जब आप फुल मैन्युस्क्रिप्ट को लिखेंगे एक्सप्लेन करके, इलस्ट्रेट करके, अप्लाई करके, तब जाके बहुत सारी चीज़ें जो आपके जो दिमाग में वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपने जो कुछ भी पढ़ा समझा उसको आप जब कागज़ में उतार देते हो या अपने स्क्रीन में उतार देते हो तो बहुत सारा चीज़ आपका और भी क्लियर होता है, जिससे आप जब बोलते वक्त आपका फ्लो जो है अच्छे से आएगा। विद एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं यूज़ क्लियर ट्रांजिशन टू कनेक्ट पॉइंट्स एंड रिलेटेड इस सेक्शंस टू द बिग आइडिया। देखिए कोई भी पॉइंट्स हो वो लॉजिकली ट्रांसलेट करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि अब्रप्ट होता है, ये क्या बोलते हैं आप, मतलब इसीलिए आप लोग जो है इंटरेस्ट खो जाता है लोगों का सरमन में। क्यों? क्योंकि उनका पॉइंट जो है लॉजिकली कनेक्ट नहीं हो रहा और एब्रप्ट नया नया बात कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो इससे you lost your audience. At the same time, you are not clarifying your big idea also. Interpret the scripture with scripture by including cross references. ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरा क्रॉस रेफरेंसेस, दूसरा वचन को भी लेके आए, जैसे सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स, जैसे मैथ्यू में कुछ बोला तो मार्क से वो भी आप कुछ लेके आ सकते हैं। यानी कि आपका टेक्स्ट मार्क से है तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वो टेक्स्ट से ही सारा बात को बोले, आप बाकी क्रॉस रेफरेंसेस करना इज रिकमेंडेड। वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इलस्ट्रेट भी कर देता है आपका बात को। ओके, तो फ्लैश द सर्मन, जैसे इलस्ट्रेशन का जब सेक्शन में आता है तो वहाँ में आप ध्यान दीजिए कि वर्ड पिक्चर्स बहुत ज़रूरी है। कई बार आपका जो एक्सपोजिटरी सर्मन बोरिंग होता है, लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, यू मे लॉस्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर कॉन्ग्रीगेशन। तो इसीलिए आप आपका सर्मन को वर्ड पिक्चर देना है, रोशनी, सर्मन में रोशनी आना चाहिए, तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन यूज़ करने की ज़रूरी है। तो यूज़ स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, एनालॉजीज, टेस्टिमनीज। सीट, ये एक्रोनिम को याद रखिए, सीट, सीट, S stands for story, E stands for examples, S stands for analogy and testimony. आपका testimony भी आप डाल सकते हैं या किसी और का भी with due permission। तो जो भी आपका abstract truths है उसको concrete बना देगा। यानी कि जैसे आप illustrate करोगे, जैसे metaphors, word pictures, एग्जाम्पल्स यूज़ करते हो तो आइडिया जो है क्लियर होने लगता है। तो जैसे मैंने कहा ना, इमोशनली हमको कनेक्ट करना है, तब जाके कनेक्ट हो पाते हो आप। पाथोस, इमोशनली कनेक्ट करना है, समझ में आना है। जब तक समझ में नहीं आएगा तो अप्लाई कैसे करोगे? तो सर्मन में क्लैरिटी, रोशनी लाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है इलस्ट्रेशन। एट द सेम टाइम इमोशनली कनेक्ट करने के लिए भी आपको विविध इमेजरीज, डिस्क्रिप्शन, ये सारी जो है वर्ड्स को आपको यूज़ करनी है। इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, कनेक्ट्स टू रियल लाइफ एंड एड मेमोराइजेशन। या इलस्ट्रेशन जो है क्लैरिफाई करता है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को, कनेक्ट कर देता है रियल लाइफ के साथ में, और एड मेमोराइजेशन, याद रखने में वो आसान होता है। आप शायद बहुत सारे सर्मन भूल गए होंगे आपके पास्टर्स के, लेकिन कुछ कुछ स्टोरीज, एग्जांपल्स याद रहते हैं, और वो याद रहने के कारण वो मैसेज भी कई बार याद होता है। सोच के देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इतना पैराबल्स यूज़ किया। डेफिनेटली ही इज़ द क्रिएटर एंड ही नोज आवर ब्रेन्स। इतनी सारी स्टोरीज प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया उनके प्रचार में, तो हमें भी इस्तेमाल करना है, लेकिन जुडिशियसली, अननेसेसरीली ईच पॉइंट में आप एक सीट यूज़ कीजिए, यानी कि एक इलस्ट्रेशन यूज़ कीजिए। दैट्स द रूल। चूज इलस्ट्रेशन दैट राइज नेचुरली फ्रॉम द टेक्स्ट एंड सर्व द बिग आइडिया। तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई भी इलस्ट्रेशन घुसा दो, नहीं। केक और चेरी दो अलग अलग है, तो चेरी जो है एक या दो ठीक रहता है, लेकिन पूरा चेरी आप डाल के केक को ही हटा दोगे तो वो सही नहीं है। तो देखिए नेचुरली कौन सा इलस्ट्रेशन फिट होता है, और ज़्यादा मैं कहूँगा जितना हो सके ओरिजिनल यूज़ कीजिए। ज़्यादा वाइडली यूज इलस्ट्रेशन जो है कोई ना कोई
आपके कॉन्ग्रीगेशन में सुना वाला होता है, कोई ना कोई ऐसा इलिस्ट्रेशन रहता है जो ओवर यूज्ड वाला, इन सबों को आप अवॉइड कीजिए। अवॉइड स्टोरीज दैट डिस्ट्रैक्ट और ड्रॉ अटेंशन टू योर सेल्फ। तो ज़्यादा अपने आप को भी प्रोजेक्ट नहीं करना, अपना टेस्टिमनी या बताकर, या स्टोरी टेलर भी नहीं बनना, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, फोकस रहना है। तो मेन आइडिया को क्लियर कीजिए एंड दैट्स हाउ यू कंटिन्यू। तो अंत में हम पहुंच गए हैं। फिनिश द फर्स्ट ड्राफ्ट, क्राफ्ट ए कंक्लूजन दैट समराइजेस द मैसेज एंड रीस्टेट द बिग आइडिया। तो जैसे हम फर्स्ट ड्राफ्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग को एक और जोड़ना है, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या करता है? समराइजेस द मैसेज एंड रीस्टेट द बिग आइडिया। तो ये समराइज करना, आप मतलब जो सरमन के जितने भी पॉइंट्स थे उसको आप दोबारा से आप प्रीच मत कीजिए, यानी कि दूसरे शब्दों में आप फिर से वो जो आपका मेन पॉइंट्स लोग था उसको आप दोबारा दूसरे शब्द में बताइए कि आपने क्या बताया था। एंड रीस्टेट द बिग आइडिया। तो ये जो रीस्टेट द बिग आइडिया मतलब दोबारा से वो बिग आइडिया को बताने के लिए आप एक पावरफुल स्टोरी और पावरफुल कोटेशन, टेस्टिमनी, इलस्ट्रेशन, एनालॉजी, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं ताकि दोबारा से आप हिट बैक करें आपका जो बिग आइडिया को। So each point contributes to the central theme। तो उसमें आपको ये बहुत क्रिएटिवली करना है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ में फिर से दोबारा सारा पॉइंट्स को बोलने लगे, लेकिन हर बात जो है किस प्रकार से आपका जो मेन थीम को, सेंट्रल थीम, जो बिग आइडिया को वो रीस्टेट करता है, दोबारा दिखाता है। एंड विद द फाइनल इलस्ट्रेशन, चैलेंज और कॉल टू फेथ एंड ओबीडियंस। तो फाइनली जैसे मैंने कहा, जो बिग आइडिया को जैसे दोबारा से रीस्टेट करता हो, इस प्रकार का पावरफुल इलस्ट्रेशन, एग्जांपल, एनालॉजी एंड कॉल टू फेथ टू ओबीडियंस, एक फाइनल अपील आप करके अपना जो कंक्लूजन को आप ख़त्म कर सकते हैं। रिव्यू द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड टाइमिंग, रिफाइन ट्रांजिशन। तो आपको पूरा जो मैन्युस्क्रिप्ट का क्लैरिटी को देखिए, कोहेरेंस एक दूसरे से कैसा कनेक्ट कर रहा है, कैसे आइडियाज़ फ्लो हो रहा है और कितना देर में आप ख़त्म कर दोगे। ट्रांजिशंस को देखिए, कहीं वो गड़बड़ तो नहीं है, एब्रप्ट तो नहीं है, वो सब को चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए। तो फाइनली अब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वंस योर बॉडी एंड कंक्लूजन इज़ फिनिश्ड, अब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। बुक का पहले चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, उसके बाद कंक्लूजन लिखा जाता है। लास्ट राइटिंग का जो सेक्शन है वो होता है इंट्रोडक्शन। सिमिलरली सरमन का राइटिंग का भी वही लॉजिक है। आपको इंट्रोडक्शन पहले लिखना नहीं होता है, पहले आपको बॉडी एंड कंक्लूजन लिखना होता है। उसके बाद में सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। जैसे आपने घर तो बना लिया, अब आप पोर्च को किस प्रकार से डिज़ाइन करोगे, क्योंकि जिस प्रकार से घर का पोर्च होता है उसी प्रकार से सरमन का पोर्च जो है इंट्रोडक्शन है। सेट द पैसेज इन इट्स हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट एंड स्केच द बिग पिक्चर। तो पैसेज का थोड़ा सा आपको वहाँ में बैकग्राउंड, इलस्ट्रेशन के साथ में आपको बैकग्राउंड और सारे को भी ऐड करना है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल, ताकि आपको वो बिग आइडिया यानी कि बिग पिक्चर को पता चले। स्टेट द मेन पॉइंट क्लियरली एंड पॉइंट द लिसनर टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द सर्मन। तो आप इस प्रकार से इलस्ट्रेशन या कोटेशन इस प्रकार से आप शुरू करोगे, टेक्स्ट में घुसोगे, टेक्स्ट में आप पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद में नेचुरल फ्लो से आप घुसोगे कहाँ में, बॉडी में, यानी कि पहला पॉइंट में। सो ये आपको ब्रेन का जो ये लॉजिकल जो रीजनिंग है उसको आपको एक्टिवेट करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ ले जाएगा, किस प्रकार से हम स्मूथली ट्रांजिट करना है, नेचुरल फ्लो में बॉडी में घुसना है, एब्रप्ट नहीं होना है, अचानक से यूं ही आप पहला पॉइंट में घुस जाओगे। सो दैट वुड बी वेरी अनप्रोफेशनल एंड एट द सेम टाइम आप उसमें इतना ध्यान नहीं दिए हो कि कैसा आप ट्रांजिट करोगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सरमन का मेन बॉडी में घुसने से पहले आप थोड़ा ध्यान दें कि नेचुरली कैसे हम घुस सकते हैं।
ओके, तो एट द एंड फाइनल रिव्यू का एक समय आता है, पॉलिश करने का। पूरा मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, उसका फ्लो को चेक कीजिए, टाइमिंग को चेक कीजिए, क्लियरिटी को चेक कीजिए, जो अननेसेसरी मटेरियल जो आपने घुसाए हैं उन सभी को रिमूव कीजिए, रिफाइन कीजिए इलस्ट्रेशन को। और अगर आप कंफर्टेबल है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं फीडबैक के लिए। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, पास्टर्स हो सकता है, किसी को भी। एंड प्रे एज यू प्रिपेयर बिफोर यू प्रीच, एंड एज यू प्रीच विदाउट द होली स्पिरिट्स पावर, गुड स्पीकिंग विल नॉट बिकम गुड प्रीचिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द सर्मन। ये बात को मैंने हाईलाइट नहीं किया, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट परफेक्ट हो सकता है। आप बेस्ट से बेस्ट होमिलिटिशियन प्रीचर से आप मैन्युस्क्रिप्ट को या सर्मन को लिखवा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फ्लैट भी जा सकता है इफ़ यू आर नॉट अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ होली स्पिरिट। इफ़ ही, अगर वो आपको ताकत नहीं देता, वो आपको अनॉइड नहीं करता, तो फ्लैट जा सकता है। सो प्रे फॉर योर सर्मन, दैट्स द मीनिंग, ताकि होली स्पिरिट आपको स्ट्रेंथन करे, गाइड करे, लीड करे, और उसके पावर और इन्फ्लुएंस के अंदर में आप सर्मन को पावरफुली डिलीवर करें। सो प्रे एट द एंड, जैसे ख़त्म हुआ तो प्रार्थना में लगे। जब तक आप पुलपिट में नहीं जाता, यू शुड बी इन प्रेयर। ओके, प्रे एंड डिलीवर। सो फाइनली, प्रे and deliver. Commit the sermon to God in prayer before stepping into the pulpit. बहुत सारे लोगों को हम सोचते हैं कि ये तो प्रार्थना नहीं करके प्रचार कर रहा है, लेकिन आपने कितना वो प्रार्थना किया घर से चर्च तक पहुंचने तक, कोई नहीं जानता। तो इसलिए बहुत सारे प्रचारक प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इतना कर लिया कि पुलपिट में वो समय जो है प्रीचिंग के लिए देते हैं। Pray while preaching that Holy Spirit would apply the words to listener's heart. तो कन्विंस करना, कन्विक्ट करना, परसुएट करना, ये होली स्पिरिट का काम है। योर ड्यूटी इज़ टू प्रे, योर ड्यूटी इज़ टू प्रीच एज यू आर आउट टू प्रीच, डिपेंडिंग ऑन द होली स्पिरिट। आस्क अदर्स टू प्रे फॉर यू एंड फॉर द स्पिरिट्स ऑफ गॉड्स मैसेज। तो दूसरों को भी आप मदद मांग सकते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट, कोई बड़ा इवेंट है, चर्च में आप प्रचार करें, तो आस्क फॉर प्रेयर्स हेल्प। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले एक प्रचारक में चर्च में, मैं और मेरी पत्नी हम उपवास ले रहे थे, तो वो प्रचारक जो है वो पास्टर थे एक, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, कल मैं इसी चर्च में प्रचार करूँगा। वो सैटरडे का समय था। तो दैट्स हाउ वी शुड बी एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, कि हम लोगों से मदद मांगते हैं, प्रार्थना, ताकि हमें परमेश्वर इस्तेमाल करें। प्रभु का वचन कहता है हमें उन पर पूरा निर्भर होना चाहिए। एज लॉर्ड सेड, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। सो उस चीज़ को हमें विश्वास करके, अपना एलोक्वेंसी, अपना टैलेंट, अपना कम्युनिकेशन स्किल पे हमें पूरा निर्भर नहीं होना, बट वी शुड रिलाई ऑन गॉड। डिलीवर द मैसेज विद डिपेंडेंस ऑन गॉड्स पावर, ट्रस्टिंग हिम फॉर द फ्रूट। प्रचार करने के बाद में रिजल्ट जो है परमेश्वर देगा। सो पूरा डिपेंडेंसी के साथ में आपको प्रचार करना है, और यू हैव टू गिव योर 100% डिपेंडिंग ऑन गॉड। यू हैव टू गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट बाय रिलाइंग ऑन गॉड। ओके, एंड द फ्रूट एंड द रिजल्ट इज एट द हैंड ऑफ गॉड। ये मेरा प्रार्थना और इच्छा है कि प्रभु आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करें, खास तौर पे प्रचार करने में। धन्यवाद इस कोर्स में अंत तक बने रहने के लिए। God bless you.